दोस्तों, जब गजा में हर तरफ तनाव है, तब हमास ने इसराइल के पक्ष में एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है। हमास 34 यानी कि 34 इसराइली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। जी हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ अहम शर्त रखी है। क्या है ये, आगे बताऊंगी। यमन से भी बड़ी खबर है। अब ज़योनी और अमेरिकी गठजोड़ के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है यमन ने ऐलान कर दिया है कि जमीन से आसमान तक जालिमों का हिसाब होगा। इस बीच यमन ने फिर से इसराइल पर हमला भी किया है। पूरी खबर क्या है और तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगी। रूस ने भी यूक्रेन के टैंकों को दौड़ा दौड़ा कर नष्ट किया है। तस्वीर आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा ईरान से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है जो इसराइल को दहला रही है। क्या है ये खबर, आगे आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश कि वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करिए और कमेंट बॉक्स में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। और जो लोग हर रोज वीडियो को लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, यमन और हमास के बीच जारी जंग में साल 2025 की शुरुआत एक बड़े मोड़ के साथ हो रही है। हमास ने कैदी एक्सचेंज डील के तहत 34 यानी कि 34 इसराइली बंधकों को रिहा करने की घोषणा कर दी है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार कैदी शामिल हैं। हमास ने कहा कि वो 34 इसराइली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए दो जरूरी शर्तें रखी गई है। पहली, इलाके में शांति होनी चाहिए और दूसरी, इस प्रक्रिया के लिए एक हफ्ते का समय यानी कि 1 वीक का जो टाइम पीरियड है वो दिया जाए। दरअसल हमास के अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बंधकों की रिहाई से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जिंदा भी है या नहीं। इसी के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए उनको। उन्होंने इसराइल की यानी हमास की जो अधिकारी हैं, उन्होंने इसराइल की सेना से यह भी कहा है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई से बचे ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। जो एक्सचेंज प्रक्रिया है कैदियों की, वो अच्छी तरह से पूरी हो सके। दूसरी तरफ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यह कहा है कि अभी तक हमास ने रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं सौंपी है। दोस्तों, क्या ये कैदी एक्सचेंज डील जंग को खत्म करने की शुरुआत होगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी समझौता है? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, इन सब के बीच अब यमन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यमन के कई कबीले इसराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस चुके हैं। जी हाँ, वॉर कैबिनेट के मुताबिक यमन के कई कबीले अब इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। खबर यह है, आपकी स्क्रीन पर भी आपको खबर नजर आ रही होगी दोस्तों, कि जबल अल शर्क कबीले के लोग धमार में इकट्ठा हुए और अपनी तैयारियों का ऐलान खुलकर किया। कबीलों ने साफ कहा कि अगर इसराइल या उसके सहयोगियों ने यमन पर कोई कार्रवाई की तो वे पूरी ताकत से जवाब देंगे। वहीं यमन के हज्जा शहर में भी यमनी जो कबीले हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर उनके देश पर किसी भी ताकत का ज़योनी अमेरिकी ताकतों का हमला हुआ तो वो उसका डट कर मुकाबला करेंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि यमन के कबीले ने एक साफ संदेश दिया है कि अगर यमन पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो यमन और वहां के लोग इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, यमन के कबीले लगातार एकजुट हो रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो अपनी सरजमी की रक्षा के लिए और फिलिस्तीनियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनकी तैयारी इसराइल और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा संदेश है। जो एकजुट हो रहे हैं, ये एक बड़ा संदेश है। दूसरी तरफ गजा में इसराइल के नरसंहार के खिलाफ यमन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रेस टीवी के एक खबर के मुताबिक यमन ने इसराइल की ओर फिर से मिसाइल दागे हैं। यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि यमन की तरफ से लगातार गजा में जारी नरसंहार को रोकने की अपील की जा रही थी, लेकिन इसराइल इसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था। नजरअंदाज किए जाने के बाद ही यमन ने इसराइल पर फिर से रॉकेट हमला किया है। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूं लगातार कि यमन के हौती नेतृत्व ने साफ किया है कि हमले गजा में मासूमों के समर्थन में है। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर इसराइल ने अपने अत्याचार नहीं रोके तो हमले और तेज होंगे। दोस्तों, अब ईरान की बात करते हैं। ईरान के एक संदेश ने इसराइलियों को डरा कर रख दिया है, उनमें डर का बड़ा माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल ईरानी हैकर्स ने
इस्राएली शासन के नगरपालिका एप्लीकेशन माई सिटी ऐप को हैक कर लिया, जो इस्राएल के बस्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। हैकर्स ने इस ऐप के जरिए हजारों इस्राएलियों को एक झूठे रॉकेट हमले की सूचना भेजी, यानी कि अलर्ट किया, लेकिन धमकी भरा एक मैसेज था जो एक अलर्ट के तौर पर भेजा गया। लेकिन जब लोगों ने उस संदेश के घबरा कर उस संदेश का लिंक खोला, क्लिक किया लिंक पर, तो उन्हें खौफनाक, इससे भी ज्यादा खौफनाक धमकी भरा संदेश देखने को मिला, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी प्रतिरोध ताकतें, यानी कि जो रेजिस्टेंस ताकतें हैं, वो तुम्हारे नेटवर्क को तबाह कर देंगी। ये हमारा वादा है, हम तुम्हारे सबसे करीब हैं, हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, हमारा देश छोड़ दो, जमीन खाली करो वरना बर्बाद हो जाओगे, हमारी जीत होगी। ये संदेश स्पष्ट रूप से इस्राएल को धमकी देता है और ये दिखाता है कि साइबर युद्ध अब एक नई दिशा में बढ़ चुका है। ईरान और इस्राएल के बीच तनाव दोस्तों बढ़ता जा रहा है। इस धमकी के बीच इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने सेना को हाई अलर्ट पर भी रख दिया है। ये कदम ईरान के संभावित चरमपंथी कदमों को देखते हुए उठाया गया है। मतलब साफ है दोस्तों कि ईरान जरूर कुछ प्लान कर रहा है और आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है। ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूं, बल्कि इस्राएल में जो खलबली मची हुई है और ईरान में जो हलचल है उसे देखकर कह रही हूं। दोस्तों, ईरान इस्राएल को अपनी ताकत लगातार दिखा रहा है। इस बार ईरान ने अपनी ताकत को दिखाते हुए ग्रेट प्रोपेट 19 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ईरान ने अपने विशाल ग्रेट प्रोपेट 19 सैन्य अभ्यास के दौरान ताकतवर रणनीतिक मिसाइलों का परीक्षण किया। इस अभ्यास में ईरान ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया, जो कई देशों के लिए एक चेतावनी बन गई है। ग्रेट प्रोपेट 19 सैन्य अभ्यास को अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास माना जा रहा है। इस अभ्यास ने इस्राएल को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। आईडीएफ यानी कि इस्राएल डिफेंस फोर्स को डर है कि ईरान द्वारा किसी बड़े हमले का खतरा हो सकता है। ऐसे में ये सैन्य अभ्यास पूरी दुनिया की निगाहें आकर्षित कर रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, देखिए आप आपकी स्क्रीन पर इस सैन्य अभ्यास की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर वीडियो में कि हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं, ईरान के सैनिक नजर आ रहे हैं, अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। मजबूती के साथ किस तरह से हेलीकॉप्टर्स को प्रदर्शित किया गया है, उनकी गनों को जो ईरान के सैनिक लेकर तान कर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाया गया है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है कुछ बड़ा करने के लिए। इस अभ्यास की खबर के बीच खबर यह भी आई है कि इस्राएल ने सीरिया में एक ईरानी ठिकाने पर जटिल कमांडो ऑपरेशन किया है। 5 जनवरी को सीरिया में स्थित इस ईरानी ठिकाने पर हमला किया गया। इस्राएल के मुताबिक ये ऑपरेशन काफी जटिल था और इसे पूरी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। इस्राएल की सेना इस वक्त गजा में भी भारी नुकसान उठा रही है। सराया अल कुद्स ने इस्राएली सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वीडियो के जरिए हमलों के प्रमुख दृश्य, जो तस्वीरें सामने आई हैं हमलों की, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें दुश्मन के वाहन और सैनिकों को निशाना बनाया गया है। देखिए इस वीडियो में सराया अल कुद्स ने पहले दुश्मन के वाहन काफिले में एक विस्फोटक डिवाइस का विस्फोट किया, जिससे दुश्मन के एक सैन्य जीप को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद दुश्मन यानी कि इस्राएल जो है, इस्राएल के सैनिकों से संघर्ष करते हुए तुबास और तुलकर्म के मोर्चों पर भारी गोलीबारी की गई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो में जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जो 14 सेकंड पर यह दिखाया गया है कि तुबास में दुश्मन के वाहनों के काफिलों में एक विस्फोटक डिवाइस का विस्फोट किया गया। और इसी वीडियो में 26 सेकंड पर यह दिखाया गया है कि विस्फोट के बाद एक सैन्य जीप को पीछे हटाया गया। 32 सेकंड पर यह दिखाया गया है कि डोटन बस्ती में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं 52 सेकंड पर यह दिखाया गया है कि अल थगरा धुरी पर दुश्मन के यानी कि इस्राएल के सैनिकों और वाहनों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। 1 मिनट 2 सेकंड पर यह दिखाया गया है कि अल अकबा धुरी पर दुश्मन यानी कि इस्राएल के सैनिकों और वाहनों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। 1:14 पर यानी 1 मिनट 14 सेकंड पर इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि पुलिस स्टेशन धुरी पर भी दुश्मन पर हमला किया गया। 1 मिनट 25 सेकंड के बाद पूरा अंत तक ये दिखाया गया है कि किस तरह से तुलकर्म में दुश्मन सैनिकों और वाहनों को गोली और विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाया गया। देखा आपने दोस्तों इस वीडियो में कि कैसे फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल पश्चिमी तट के तुबास और तुलकर्म में
इस्राएली सैन्य वाहनों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ये वीडियो सराया अल कुद्स की ओर से इस्राएली सैनिकों के खिलाफ चलाए गए सख्त हमलों का साक्षी है, यानी कि सबूत है, जिसमें दुश्मन के यानी कि इस्राएल के सैनिकों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। अब रूस और यूक्रेन की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में एक नया मोड़ आया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की सेना ने कई बड़ी सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं। कैसे रूस के विशेष बलों ने यूक्रेनी टैंकों और अन्य सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया, यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया, आपको वीडियो के जरिए दिखाना चाहती हूँ। पहले हमला कैसा हुआ वो सुन लीजिए। जो पहला हमला था वो रूस की सेना के फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक यानी कि DPR के टर्नी में एक यूक्रेनी T-72 टैंक को नष्ट कर दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से जो रूस का मिसाइल था वो घात लगाकर यूक्रेन के टैंक के पीछे पीछे भाग रहा था और फिर उसने टारगेट किया और यूक्रेन के जो ये टैंक थे उसको उड़ा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की तबाही का मंजर दिखाया गया है। हर तरफ धुआं धुआं निकल रहा है। इसके अलावा वीडियो में आगे आप देख सकते हैं कि कैसे भागने की भरपूर कोशिश यूक्रेन का टैंक कर रहा है, लेकिन रूस का जो मिसाइल है वो निशाना लगाकर दौड़ा कर यूक्रेन के टैंक को उड़ा रहा है। दोस्तों, दूसरा हमला भी यूक्रेन ने किया, जिसमें कुर्स्क क्षेत्र में रूसी राष्ट्रीय गार्ड के विशेष बलों ने यूक्रेनी टैंकों और IMR इंजीनियरिंग वाहनों की एक कॉलम का सामना किया। जैसे ही उन्होंने यूक्रेनी खदानों को हटाने वाले उपकरणों को देखा, उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद रूस ने अपने कमिकेज ड्रोन से यूक्रेनी टैंक कॉलम को सटीक हमले के साथ नष्ट कर दिया। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरें ड्रोन के कैमरे से ली गई होगी और देख सकते हैं आप थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट या हल्की रेडिश तस्वीरें हैं, जहां पर एक खेत जैसा कुछ नजर आ रहा है और एक रोड है जिस पर यूक्रेन का टैंक जा रहा है और पीछे से रूस का जो मिसाइल है वो आता है और घात लगाकर टैंक के अंदर घुसकर किस तरह से हमला करता है। हमले की बात की तस्वीरें नहीं दिखाई है, लेकिन साफ लग रहा है कि जो रूस का ड्रोन है वो यूक्रेन के टैंक में जाता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों, रूस के इस खास सैन्य अभियान के दौरान कुर्स्क के पास खास तौर पर माल्या लोकन्या में यूक्रेनी सैनिकों की एक बड़ी बचाव टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। रूस ने इस ऑपरेशन में अपनी रणनीति और शक्ति का लोहा मनवाया, जिससे न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों की महत्वपूर्ण टुकड़ी नष्ट हुई बल्कि उनका बहुत सा सैन्य उपकरण भी ध्वस्त हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बड़ी सैन्य सफलता का वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर यूक्रेनी सैनिकों और उनके उपकरणों को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल नजर आ रहा है, ड्रोन होगा और एक सर्कल बनता है। सर्कल का मतलब कि यहाँ पर यूक्रेन का टैंक है, यूक्रेन की टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी है। और देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे ड्रोन वहां पर जाता है, रेड कलर से मार्क करके दिखाया गया है। रूस का ड्रोन बढ़ रहा है, टुकड़ी नजर आ रही है यूक्रेन के सैनिकों की। सैनिक खड़े हुए नजर आते हैं और धीरे धीरे चार सैनिक दिखते हैं और देखिए किस तरह से भागने की कोशिश, बिल्कुल जैसे ही ड्रोन पर नजर पड़ती है भागने की कोशिश करते हैं। अपना जो उन्होंने लिया हुआ था, बाइक थी या क्या था, जो सामान था, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूस का ड्रोन निशाना बना लेता है उन्हें। सिर्फ यही नहीं, रूस का हमला यूक्रेन के लविव शहर के पावर प्लांट पर कई इलाकों को अंधेरे में डुबाने का कारण भी बन गया है। रूस ने यूक्रेन के लविव शहर में एक बड़ा हमला किया। इस हमले के कारण पावर प्लांट को बुरी तरह से नुकसान हुआ और इसका परिणाम ये हुआ, मतलब इसका रिजल्ट ये हुआ कि इलाके में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, इलाका पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। इस हमले ने यूक्रेन की शक्ति और भी कमजोर कर दी है और रूस की शक्ति को और बढ़ते हुए दिखाने का संदेश दिया। देखिए, आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से दिखाया गया है कि
रात का समय हो और अचानक से एक लाइट जलती है और उसके बाद पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में डूब जाता है और पीछे से कुछ बोलने की, चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। मतलब साफ है कि रूस ने हमला किया और यूक्रेन का जो पावर प्लांट था जहां से बिजली शहर में आती थी वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, दुनिया में हर तरफ जंग 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 छुई है और इस जंग के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसराइल के सैनिकों को कानून के शिकंजे से बचने का हक है। ब्राजील से निकलकर एक ऐसा सच सामने आया है जो पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख देगा। एक इस्राएली सैनिक जिस पर गजा में नरसंहार करने का आरोप है वो ब्राजील से भाग निकला। जी हाँ, कोर्ट के आदेश के बावजूद इस सैनिक ने ब्राजील की जमीन छोड़ दी। क्या यह सिर्फ एक सैनिक की चाल थी या इसके पीछे इसराइल की पूरी मशीनरी का खेल? दरअसल ब्राजील की अदालत ने गजा में हुए युद्ध अपराधों यानी जो वॉर क्राइम है उसकी जांच के लिए इसराइली सैनिक पर शिकंजा कसा। इसराइली सैनिक पर ब्राजील की अदालत ने जांच का आदेश दिया। ब्राजील की हिंद रजब फाउंडेशन ने इस सैनिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। यह सैनिक छुट्टियां मनाने ब्राजील पहुंचा था, लेकिन जैसे ही जांच का दबाव बढ़ा वो देश से फरार हो गया। बेल्जियम की हिंद रजब फाउंडेशन ने इस घटना पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सैनिक का भागना नहीं बल्कि ब्राजील की न्याय प्रणाली पर हमला है। फाउंडेशन ने दावा किया कि इसराइल ने इस सैनिक को भगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से साजिश रची, यानी कि पूरी प्लानिंग करके साजिश रची और अपने सैनिक को ब्राजील से भगा दिया, निकाल दिया। हिंद रजब फाउंडेशन ने ब्राजील की अदालत को 500 पन्नों के सबूत सौंपे जिसमें वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ्स, गवाहों के बयान और गजा में तबाही के साक्ष्य शामिल हैं। इनमें सैनिक जो जिस पर युद्ध अपराध के लिए कार्रवाई का आदेश जारी किया गया उसको विस्फोटक लगाते हुए और पूरे इलाके को तबाह करते हुए दिखाया गया है। फाउंडेशन की वकील मैरी पिन्होरा ने कहा कि ये सैनिक सिर्फ घर नहीं इंसानियत को तबाह कर रहा था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ब्राजील की पुलिस की जांच शुरू करने से पहले ही ये सैनिक भाग कैसे गया। फाउंडेशन का कहना है कि इसराइल ने खुद इस सैनिक को बचाने की प्लानिंग की। ये कोई पहली बार नहीं है। इसराइल पहले भी कई देशों में अपने सैनिकों को बचाने के लिए सबूत मिटाने और फरार करने के खेल खेल चुका है। आपको बता दो दोस्तों कि इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में डर बढ़ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी के फैसले से सैनिकों की गिरफ्तारी और युद्ध अपराधों की जांच हो सकती है। पिछले महीने इसराइली सेना ने अपने कई सैनिकों को विदेश यात्रा करने से मना भी किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके पीछे कारण ये बताया गया था कि गजा में उनकी कार्रवाई के खिलाफ लगभग 30 युद्ध अपराधों की शिकायतें और कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही सैनिकों को सख्त हिदायत दी थी इसराइल ने कि वे गजा में अपनी गतिविधियों से जुड़ी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया से हटा दें ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अब सोचिए, क्या ये इसराइल की न्याय और इंसानियत से भागने की साजिश नहीं है? इसराइल कहता है कि उसने नरसंहार नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जांच और कार्रवाई से भाग क्यों रहा है? क्यों अपने सैनिकों को फरार करवा रहा है इसराइल? चोरी नहीं तो डर क्यों? दोस्तों, गजा में 45,800 से ज्यादा मासूमों की मौत का जिम्मेदार इसराइल नहीं तो कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया के बड़े देश गजा में हो रहे इस नरसंहार पर चुप्पी तोड़ेंगे? इसराइल की नापाक हरकतों पर चुप्पी तोड़ेंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखा करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि वीडियोस दोस्तों सब देखें, इसराइल की हकीकत हर किसी तक पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।